सेकंड का पॉज लूंगा, प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आप लोग का उत्तर का वेट करूंगा, ठीक है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मतलब मिलिट्री गवर्नरशिप किसके द्वारा मतलब लाया गया? ग्रीक के द्वारा, शक के द्वारा, पार्थियन के द्वारा, फिर मुगल के द्वारा? बताइए, ग्रीक। भी बता दीजिए। सबसे पहले ग्रीकों के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? ग्रीक के द्वारा, ठीक है। ग्रीक, ठीक है। अगर ग्रीक अगर नहीं ऑप्शन में अगर रहेगा, यूनान रहेगा तो मार के ये छोड़ दीजिएगा। ग्रीक तो यूनान तो आप ग्रीक बताया था, यूनान बिल्कुल ठीक है, यूनान मार के आएंगे। ध्यान में रखिएगा, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन, ठीक है, ग्रीक यूनानियों के द्वारा व्यवहार में लाया गया था। सिकंदर ने अपने जीते हुए प्रदेशों को अपने सैनिक अधिकारियों के अंतर्गत रखा था, इसलिए आप देखते हैं उसका जो सैनिक अधिकारी कौन होता? सेल्यूकस निकेटर उसका उत्तराधिकारी होता। और उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर जो था कौन था? उसका जल सेनापति था ना? चलिए, सॉरी सॉरी, सेल्यूकस निकेटर के पास उसका थल सेनापति था, निर्याका जल सेनापति था, मिस्टेक। चलिए, बताना, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक का शासन था? नंद का था, मौर्य का था, शुंग का था, पिक्कन का था, ठीक है। तो नंद का था, बहुत अच्छा, बिल्कुल। बताइए, नंद का शासन था, तो नंद का शासन कौन था वहां पे? आप हमें ये भी बताओ, सिकंदर ने जो भारत पे आक्रमण किया, कब आक्रमण किया था? 326 BC। 326। अगर आप 326 में, बिल्कुल 326, अगर बोलेंगे नंद, मौर्य, शुंग और कण्व, या फिर कण्व, मौर्य, शुंग और नंद, ठीक है, जैसे बोलेंगे। चलिए इसको सजाइए, इसको सजाएंगे कैसे? सबसे पहले कौन होगा इसमें? एक नंबर पे कौन होगा चारों राजवंश? नंद होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? मौर्य। मौर्य होगा। तीसरा नंबर पे क्या होगा? शुंग वंश। शुंग, ठीक है। चौथा नंबर पे क्या होगा? कण्व। चलिए, इस वंश का फाउंडर कौन होगा नंद का? महापद्म। का फाउंडर? चंद्रगुप्त मौर्य। फाउंडर? वासुदेव सर। वसुदेव कण्व। होयसल का स्मारक, जिसको आपकी पता होगा, अभी आपको क्या शामिल कर देगा? होयसल का स्मारक आपको यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। तो बताना, होयसल का स्मारक कहाँ पे पाए जाते हैं? कहाँ पाया जाता है, बताइए। कर्नाटक। हेलीबीड और बेलूर में, ठीक है। सारा स्थल कर्नाटक का ही है, ठीक है। जितना स्थल इसमें आप देख रहे हो ना, सबके सब कर्नाटक में ही पड़ता है, ठीक है। हम्पी नहीं ना था इसमें कहीं पे, हाँ, हम्पी को छोड़ के, ठीक है। हम्पी, हाँ, हम्पी भी कर्नाटक में ही है, ठीक है। हालांकि हम्पी का थोड़ा क्षेत्र इधर देखेंगे तो आंध्रा वगैरह भी आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कर्नाटक में, सारा स्थल कर्नाटक का ही है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। बेलूर मठ तो कलकत्ता में है। ये दूसरा वाला बेलूर है, ठीक है। ये दूसरा वाला बेलूर है, कर्नाटक वाला बेलूर है। बेलूर मठ है वहां पे, ठीक है। अब देखिए, होयसल की राजधानी जो थी ना, बेलूर ही थी। होयसल की राजधानी जो थी ना, बेलूर थी। अब बाद में इसकी राजधानी हेलीबेड हो गई थी, कर्नाटक वाला बेलूर है, ठीक है। शुरुआत में होयसल की राजधानी कहाँ थी? बेलूर थी, बाद में हेलीबेड हो गई। एक बार द्वार समुद्र भी बना, ठीक है, कई बना था, लेकिन सबसे पहला राजधानी जो था बेलूर ही हुआ करता था, ठीक है। इसको मिलाइए, हड़प्पा, चित्रित धूसर मृदभान, कुषाण गंधार कला शैली, मुगल अजंता चित्रकारी, मराठा पहाड़ी चित्रकारी, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ, ठीक है। बताइए, कुषाण की, ठीक है, गंधार कला शैली सही है, बाकी कोई सही नहीं है, ठीक है। अगर पूछेगा चित्रित धूसर मृदभान कब आया, तो उत्तर वैदिक काल में आया। कब आया? उत्तर वैदिक काल में आया, ठीक है। गंधार कला शैली को कुषाण शैली भी कहते हैं, बिल्कुल। मुगल शैली की बात करेंगे ना, तो पहाड़ी चित्रकला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पहाड़ी चित्रकला मुगल काल का देन है कि नहीं? बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो होगा ना, इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर चल जाएगा, ठीक है। अब मराठा में क्या मिलाएंगे? मराठा में अजंता। ठीक है, नहीं नहीं, अजंता जो था गुप्त काल का था, नहीं नहीं, गुप्त काल का है, ठीक है। ठीक है, गुप्त काल का, ठीक है। ये इधर पहाड़ी चित्रकला मुगल का है, ठीक है, ध्यान रखिए। बाकी हड़प्पा का क्या हो जाएगा? हड़प्पा में किसी विशेष प्रकार का चित्रशैली आपको नहीं मिलता। हालांकि वहां पे जो था ना, वहां का जो घड़ा का जो मिला है ना, वो मतलब उसपे ना काला काला रंग से ऊपर में वो किया हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। काले रंग से चित्रकारी की गई थी घड़े पे, ठीक है। आगे चलेंगे, बताइए। हर्षवर्धन ने प्राग संसद आयोजित की, वो बौद्ध धर्म में केवल महायान शाखा को। टेराकोटा तो आग में पका देने वाले मिट्टी को, बर्तन को बोलते थे, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 55, हर्षवर्धन ने प्राग में संसद आयोजित की, कथन सही है कि नहीं है, बताइए।
वह बौद्ध धर्म में केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता नहीं, केवल महायान इंटायर बौद्ध धर्म को ही उसने लोकप्रिय बनाया था, केवल महायान शाखा का नहीं। वो महायान शासक का उपासक तो था, क्योंकि शासक था तो हीनयान में तो जा नहीं सकता, तो ज्यादातर शासक जो होते थे महायान शाखा को ही अपनाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल महायान शाखा को उसने संरक्षण दिया, ओवरऑल नहीं, ठीक, ओवरऑल बौद्ध रिलीजन को दिया था। तो ये ध्यान में रखेंगे ये स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन इसका ये मतलब क्या करेंगे ना, तो व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेकिन वो महायान शाखा का ही था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ए और दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद देखेंगे क्या है। 16 राजाओं में किसने सीलोन पर विजय प्राप्त कर ली, बताइए किसने सीलोन पर विजय प्राप्त कर ली। राजेंद्र तो राजेंद्र ने, ठीक है, राजेंद्र ने मतलब क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उससे पहले के शासक ने भी श्रीलंका को जीता था, लेकिन संपूर्ण श्रीलंका को नहीं जीता था। संपूर्ण श्रीलंका को किसने जीता, राजेंद्र प्रथम। ध्यान में, ये राजेंद्र प्रथम पहले हुआ कि राजराज प्रथम होगा, सो बताइए। पहला राजराज प्रथम था, जो आधा ही जीता था। ध्यान में रखेंगे, राजराज प्रथम जो था आधा श्रीलंका को जीता, ठीक है। इसका पुत्र जो था राजेंद्र प्रथम था, इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया, ठीक है। और श्रीलंका को ही नहीं जीता, वहां का शासक को भी अपने साथ लेकर चला आया था, तमिल मतलब यहाँ पे अपने राज्य में लेकर चला आया था, ठीक है। अब बोला था तुम यहीं पे रखो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका को जीता, लेकिन संपूर्ण श्रीलंका को नहीं जीता, आधा श्रीलंका को जीता था, ठीक है, याद रखेंगे, आधा श्रीलंका को ही इसने जीता था, ठीक है। इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। इसी ने एक उपाधि धारण की थी, गंगई चोल, गंगई क्या नाम था, एक शहर बसाया था। हाँ, गंगई का मतलब क्या, गंगई का मतलब क्या, गंगा, ठीक है। और कोंड का मतलब क्या हुआ, गंगा को जीतने वाला, कोंड का मतलब विजयी होता है, ठीक है। और उसको बिना के बना चोलपुरम बना दिया, क्या बना दिया, चोलपुरम, ठीक है। तो इसने मतलब बंगाल विजय भी की थी, ठीक है। कौन सा, अगर पूछेगा किसने बंगाल विजय की थी, तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल विजय की थी, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो प्रश्न देखिए, ठीक है। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगति आयोजित हुई। कौन चोलपुरम जो शहर बसाया था, बतापी कौन, बिल्कुल, बतापी कोंड नहीं, बतापी कोंड नरसिंह वर्मन ने धारण किया था, कि उसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, ठीक है। कोंड का मतलब विजयी होता है, ठीक है, जो जिसको जीतता था ना उसके नाम में कोंड लगा दे। गंगाई कोंड मतलब गंगा को जीतने वाला, बतापी कोंड मतलब बतापी को जीतने वाला। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में, ठीक है, कितने नंबर की बौद्ध संगीति हुई थी, सिंपल क्वेश्चन पहले वो बता दीजिए। चौथी थी, बिल्कुल, 4 नंबर। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुमित्र ने की थी, ठीक है। ये कनिष्क किस शासन का, किस वंश का था, ये यूची कुषाण था। अरे यूची जनजाति से था, वंश का नाम थोड़ी ना, कुषाण वंश का नाम था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए अब चलेंगे, कहाँ पे हुआ था कश्मीर में, तो क्या बताएंगे, कश्मीर में कहाँ पे हुआ था, कुंडल वन। बिल्कुल, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, कुंडल वन में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण नहीं है, हुआ था। गाय का नहीं हुआ था, गेंडा का नहीं हुआ था, हाथी का हुआ था, बाघ का नहीं हुआ था, ठीक है, गाय का नहीं हुआ था, क्योंकि गाय नहीं मिली। लेकिन कहीं पे मैं पढ़ा था लोथल में, कहीं पे एक जगह पे गाय का एक मोहर मिला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से प्रयोग में नहीं होता था, ये चीज आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसका नहीं मिला है, ज्यादा देखिए किसका किसका नहीं मिला है, ठीक है, देखिए ध्यान में, केवल गाय का नहीं, गाय का नहीं मिला है, घोड़ा का नहीं मिला है, ठीक है, एक और का भी नहीं मिला, शेर का नहीं मिला, याद रहेगा, क्या नहीं मिला है, 3 था, गाय घोड़ा और शेर का नहीं मिला। अगर पूछेगा सर्वाधिक किसका मिला है, तो एक सिरंगी जो बैल था ना, एक सिंग वाला जो पशु जो था, उसका सबसे ज्यादा मिला है, ठीक है। अब बताइए, इसको मिलाना है तो आप लोग तो आराम से मिला लोगे, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, ठीक है। लोथल का क्या मिलाएंगे, तो बोधीवारा। कालीबंगा में क्या मिलाएंगे, कालीबंगा में तो क्या मिलाएंगे, कालीबंगा में बिल्कुल। धौलावीरा में क्या मिलाएंगे, बनी हुई हल्की लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेखा मिला है, ठीक है। अब बनावली में क्या मिला है, बनावली में पक्की मिट्टी से बनी हुई। ये धौलावीरा के लोग जो थे ना, ठीक है, ये मतलब जल का उन्नत प्रणाली को ढूंढ लिखाता था, जल को मतलब संचय कैसे किया जाए, क्योंकि वहां पे जल की हमेशा दिक्कत होते रहती थी, इसलिए जल का उन्नत प्रणाली को इन लोगों ने ढूंढ कर निकाला था, ठीक है। तो ये सारा मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा आंसर क्या होगा, बस वही है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत में सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर, ठीक है, चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया। होयलेश्वर का मंदिर शिव को समर्पित है। बताइए कौन सा सही नहीं है,
ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर के मृत्यु जैनों के अंतिम तीर्थंकर को नहीं जमाया, बल्कि प्रथम तीर्थंकर को दर्शाती है। ऋषभ देव को इंडिकेट करता ये है। किसे ऋषभ देव करता का है? बेटा का है। हाँ हाँ, ऋषभ देव का बेटा का है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? महाबली। भद्र हाँ, बाहुबली नाम है, ठीक है, लेकिन मुख्यतः हाँ, लेकिन मुख्य रूप से किसे दर्शाता है? तो ये ऋषभ देव से ही संबंध है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ गए। जैन के अंतिम तीर्थंकर की बात करेंगे, महावीर स्वामी थे, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ। हाँ, तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है वो, ठीक है। बाकी खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया, सही है। हवेलेश्वर का मंदिर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, शिव को समर्पित है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़िए, कुछ ज्यादा ही बड़ा है लेकिन आसान ही है, ठीक है। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में परवन नाम का समारोह आयोजित किया जाता था। उसका मतलब क्या होता था? देखिए, इसमें क्या होता ना, से एक पर्वन जो होता था ना, देखिए वर्षा ऋतु के दौरान ये लोग मतलब किसी भी तरह का भिक्षा नहीं मानते थे, ठीक है। तो वर्षा ऋतु से पहले ही क्या करते थे ना, सारे भिक्षा को मानकर मतलब रख लेते थे, ताकि भविष्य में उनको काम आए, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में क्या करते थे, तो ऐसे कंडीशन में उस साल भर में जितना भी उन्होंने गलत काम किया है, ठीक है, चाहे कुछ भी किया है नहीं किया था, सब एक दूसरे के सामने आके ना बताते थे, हमने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया, ठीक है, स्वीकार करते थे, ठीक है, स्वस्वीकार। क्या होता था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को, ठीक है, स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, ठीक है। अगर तुमने कोई अपराध किया है, संघ के नियम तोड़े हैं या फिर किसी भी तरह का अपराध किया है, तो उसको तुम स्वीकार कर लो, ठीक है। पबरन कहते थे इसको, क्या कहते थे? और वर्षा ऋतु में क्या होता था, काफी बारिश होती रहती थी, तो किसी प्रकार का भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे, देखेंगे, ठीक है। विशाखा दत्त ने प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु, क्या है मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु, बताइए। सबसे पहले देखा, ध्यान में, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, निम्न कुल का भी बताया गया, ठीक है। ये चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में रहने वाले दूरभिन्न संधियों के बारे में बताता था। दूरभिन्न संधियां क्या होती थी? मतलब शासक के खिलाफ, मतलब नहीं, कॉन्स्पिरेसी करना, षड्यंत्र रचना, उसके बारे में इस पुस्तक में जानकारी थी कि ये विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस क्या है, यह है क्या उपन्यास है, नाटक है, संगीत है, क्या है ये? बिल्कुल, क्या है? नाटक है। क्या है ये? नाटक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान एवं शक्ति के बारे में जानकारी, अगर एग्जाम में अगर पूछ लेगा किस भाषा में लिखी हुई है, तो इसकी भाषा, लैंग्वेज क्या है, तो क्या बताएंगे? संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत है, ठीक है। हमने कल कुछ बताया था, उसको भी ध्यान में रखना, ये संस्कृत भाषा में है। हमने पूछा था सत्यार्थ प्रकाश किसमें था, हिंदी में है। हमने बताया था आपको, क्या बताया था, बुद्ध चरित्र, तो बुद्ध चरित्र भी आपका किसमें है, तो बुद्ध चरित्र भी आपका संस्कृत में है, ठीक है। ये सब एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं, गलती होने की संभावनाएं होती है, तो आप लोग ना करें, ठीक है। नर्मदा नदी पे सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। किसने रोक दिया? सम्राट हर्ष के, बिल्कुल, पुलकेशिन द्वितीय ने, और पराजित कर दिया। उसके बाद नर्मदा नदी जो थी कहाँ का, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच के क्या बन गई? सीमा रेखा बन गई, जो कि अभी भी सीमा रेखा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये, हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप ध्यान में ये रखना है। उसके बाद किसी भी नॉर्थ इंडियन राजा की हिम्मत नहीं हुई तो दक्षिण भारतीय राजाओं को सर मतलब उठा के देखे, ठीक है। ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो पराजित किया गया, ठीक है, हर्ष को, हर्ष उस समय उत्तर भारत का बहुत ही बड़ा मतलब शासक हुआ करता था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि पुलकेशिन द्वितीय आगे चल के फिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट से पराजित हो जाते हैं, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के दरबार में, नरसिंह वर्मन के राज्य में, तीनों के राज्य में कौन गया था? तो तीनों के राज्य में हुएनसोंग गया था। कौन गया था? हुएनसोंग, तीनों के राज्य में भ्रमण किया था, ठीक है, हाँ ध्यान में रखेंगे। और तीनों आपस में जुड़ा हुआ भी, एक दूसरे को पराजित किया था। आप चलेंगे, देखेंगे, ये क्वेश्चन को देखें, बहुत सुंदर प्रश्न है, ठीक है। निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सही है, सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई करके कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। सही है, ये भी सही है, ठीक है। चोलों ने पांड्य एवं, ठीक है, चेर शासकों को मतलब पराजित किया। हमें चोल के जो झंडा जो होता है, उसका जो क्या प्रतीक क्या था, इसका क्या होता था? बाघ होता था, जो कि मतलब दहाड़ता हुआ बाघ था, ठीक है, चोल का।
पांडे का अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मछली। मछली हो जाएगा। चेर का अगर पूछेंगे तो चेर का क्या हो जाएगा, धनुष तीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ। धनुष और तीर हो जाएगा। इन सब में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो था, चोल था। ठीक है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, चोला जो थे सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे चोलों ने पांडे तथा चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पे प्रारंभिक मध्यकालीन समय अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये तीनों के तीनों संगमकालीन वंश है, और आगे चल के आप मध्यकालीन में भी आपको ये वंश आपको देखने को मिलेंगे, मध्यकालीन तक आपको दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे उसके बाद चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य, हाँ दो काल है बिल्कुल ठीक है, शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध मतलब क्या की चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। हाँ, एक विजयालय वाला चोल होगा, एक चोल किसका वाला होगा, राजा चोल। विजयालय वाला चोल इधर होगा। कार्यकाल संगमकालीन चोल के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। 900 ठीक है, हाँ कार्यकाल जिसको जल, हाँ जले वाला पैरों वाला जो कहा जाता है तो संगमकालीन चोल है। ठीक है, बहुत प्राचीन चोल हो गया। हम्म, चोल साम्राज्य का एक उपलब्धि क्या था इनका ना, वो था नौसेना बहुत बढ़िया था। वो क्या थी। था, नौसेना बहुत बढ़िया था, इसलिए इसने श्रीलंका के क्षेत्र को, मालदीव के क्षेत्र को, इन सब क्षेत्रों को भी इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पहले दक्षिण पूर्वी एशिया में जो शैलेंद्र साम्राज्य था उसके विरुद्ध भी इन्होंने कार्रवाई की थी। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, क्षुद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम। ठीक है, इनका मतलब क्या है, क्या है बताइए। एक तो एक मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, प्रेम, एक धनी व्यापारी का एक वेश्या के साथ मतलब प्रेम कथा को दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है, ठीक है, मिट्टी का गाड़ी, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का खिलौना गाड़ी जो नहीं होता ठीक है, उसको खिलौना। मृच्छकटिकम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें क्या है, तो युवा व्यापारी, ठीक है, जिसका नाम था चारुदत्त था, ठीक है, उसकी प्रेमिका की बात करें जिसका नाम था बसंत सेना था। ध्यान में रखें, किसकी प्रेम कहानी है, चारुदत्ता। क्या नाम है उसका, चारुदत्त। नाम बता दे रहा हूँ, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एग्जाम में ये नहीं पूछेगा मिसकट्टी का, पूछेगा बता मिसकट्टी में जो कहानी का पात्र क्या है, क्या जवाब दीजिएगा। तो एक चारुदत्त और एक का नाम क्या है, जो प्रेमिका का नाम क्या है, बसंत सेना। क्या नाम है, बसंत सेना। ये दोनों का मतलब प्रेम कहानी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किस भाषा में लिखा गया है, तो ये भी बता देता। क्या, आप संगम काल से मत कनेक्ट कीजिएगा, वो पायल की निपुर की कहानी दूसरा कहानी, वो भी थोड़ा ऐसा ही मिलता जुलता है। ठीक है, एक संगम काल का भी एक ऐसा ही स्टोरी आपको देखने को मिलेगा, यानी पायल की एक कहानी निपुर उज्जैन, को। एक उज्जैन, उज्जैन एक उज्जैन का स्टोरी भी है ना। हमको कोई याद आ रहा है कि शायद इसी समय का एक कोई किताब था, शायद यही है, क्या है, एक उज्जैन का स्टोरी है, मतलब जैसे इस तरह प्रेम कहानी का। ये स्टोरी कहाँ का तो है? ये क्षुद्रक हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि ये जो राज्य जो था क्षुद्रक का जो था, ये है नॉर्थ इंडियन स्टोरी ही है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिए, संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये गणिकाकार एक मतलब व्यापारी का, धनी व्यापारी की कहानी है जो कि संस्कृत भाषा में है। व्यापारी का नाम चारुदत्त होता है, इसका नाम बसंत सेना होता है। ठीक है, अब चलेंगे। ठीक है, वर्धमान महावीर का माता लक्ष्मी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी उसकी थी। बहन थी। 28वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस थे। बताइए गलत है, कौन सा है, गलत है, पुत्री नहीं, बहन। की माता दूसरा भी कौशल गलत है। राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है, ठीक है। और तीसरा की बात करेंगे, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस के थे। इसमें पूछ रहा है निम्न से कौन सा सही है। ठीक है, दो तीन सही है, बताइए क्या सही लग रहा है। चेतक की बहन थी ना। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दो तीन सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहला वाला क्या गलत है, लिच्छवी के मुखिया चेतक की क्या थी, पुत्री नहीं थी, क्या थी, बहन थी। पुत्री के जगह पे क्या आएगा, बहन आ जाएगा। ठीक है, अब बिंबिसार के बीच में, ठीक है, बिंबिसार के बीच में महावीर के बीच में क्या रिलेशन था, दोस्त थे दोनों। खाला और जीजा का रिलेशन था। ठीक है, ये महावीर के मौसी के बेटी से नहीं, मामा के बेटी से किनका शादी हुआ था, बिंबिसार का शादी हुआ था। ठीक है, नहीं, महात्मा। चलिए, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की माता का नाम कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है, ध्यान रखें, कोलीय राजवंश कहते हैं, वो भी सही है। और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ बनारस से थे। बनारस की भूमि जो है, ठीक है, तीर्थंकरों के लिए जानी भी जाती है। ठीक है, एक और भी किसी तीर्थंकर का जन्म हुआ था वहां पे, अश्वसेन के पुत्र थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, अश्वसेन। ठीक है, झारखंड में भी एक पहाड़ी है जो कि मतलब वहां पे ना क्या बोलते हैं उनको,
मोक्ष के लिए जाना जाता है जैनियों के लिए। कौन सा पहाड़ी है? पार्श्वनाथ है, बिल्कुल ठीक है। आप इसको मिलाना, अभी कुछ दिन पहले नहीं विवाद में भी पार्श्वनाथ, आया था ना। पार्श्वनाथ, अभी कुछ दिन हाँ पहले न्यूज शायद न्यूज वो में हो आया गया था था ना, शायद। पार्श्वनाथ की पहाड़ी को अरे वहां पे फंस गया था क्या वो ऊपर में? स्थल घोषित और करने वाला था। हाँ उसी का नहीं नहीं, उत्तरीकूट पर्वत था। अच्छा, त्रिकुट पर्वत पे हुआ था ना, वो फंस नहीं गया था, नहीं, क्या पार्श्वनाथ बोलते हैं की उसको पहाड़ी यार? विवाद में इसलिए आया था, हम्म रोपवे हाँ, रोपवे रोपवे फंसा में था। फंस गया था। सर वो समेत हाँ शिखर है, वहां पे पर्यटक बनाने और का था। इसका कि पर्यटक लोग सब आएंगे तो उल्टा पुल्टा। अरे तो पार्श्वनाथ पहाड़ी पे ना मास समेत शिखर के अलग अलग है दोनों। हाँ तो वही समेत शिखर नाम है उसका। पारसनाथ समेत शिखर है, लेकिन रोहिणी वाला वो अलग था, जो स्टोरी आप बता रहे रोपवे वाला, हाँ हाँ, वो वो अलग बता रहे शिखर थे पे था। दूसरा त्रिकुट पर्वत पे फंस गया था ना, जो वायु फोर्स के क्या बोलते हैं उसको, एयरफोर्स के द्वारा बचाव किया हाँ गया हाँ, था। वो रोहिणी जिला में एक आता है आदमी की शायद। जान भी चली गई थी। हाँ चलिए मिलाइए। हाँ, अंतिम बचते मौर्य बचते जो गिर शासक गया बृहदत्त था। की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, सही है। सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने वासुदेव कन में किया, और उसके राज सिंहासन पर हत्या लिया और कनवंश की नींव भी डाली थी, सही है। आंध्र ने कनवंश के अंतिम शासक के पदवंचित को किया, शासक को पदवंचित किया, ठीक है। सारे के सारे इसका संस्थापक कौन बना? सीमुख, ठीक है। समझ रहे हैं ना? जी सर। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, किसी प्रकार की कोई भी तू मैं नहीं है, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध संगति में भाग लिया, सही है क्या ये? कनिष्क के टाइम में फाइहान नहीं, गलत है। फाइहान कहाँ आया था इस टाइम पे? गलत है। मिला और उसे फाहियान बौद्ध धर्म का चतुर्दश प्रतिरोधी पाया, नहीं ठीक था। है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चीनी ये फाहियान तो कब नहीं, होगा, ये गलत है, चंद्रगुप्त प्रथम के गलत। शासन काल में आया, तो सरासर गलत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चीनी यात्री ने ये वंशम द्वितीय हर से शासनकाल मिला, में उसे था। बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी। द्वितीय सेकेंड, हाँ ठीक, सेकेंड था कि प्रथम? सेकेंड से विक्रमादित्य कौन था? सेकेंड था ना, हाँ सेकंड का सेकंड के विक्रमादित्य। समय में आया था। काल में आया, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट नहीं था, समर्थक ही पाया, उसने बौद्ध धर्म को समर्थन भी दिया था। दोनों का कोई भी सही नहीं इसमें, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। आप चलेंगे प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थलवाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा सुनिए, ठीक है। अब पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व कर रहे थे वो श्वेतांबर कहलाए। दूसरा बात करेंगे, ठीक है। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, या फिर बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म ने लोगों को चित्रों का पूजन करते थे, ये तो करते ही नहीं थे, ठीक है। स्थल ये दक्षिण भारत का नेतृत्व किसने किया? दक्षिण भारत का नेतृत्व किसने किया? भद्रबाहु। बिल्कुल भद्रबाहु के द्वारा किया गया। एक बार मतलब क्या, उत्तर भारत में अकाल पड़ा तो ये लोग दक्षिण भारत चले गए, उसके बाद जो वापस आए तो दोनों में मतभेद हो गया। पाटलिपुत्र में परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु का नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या कहलाए? ठीक है, दिगंबर कहलाए, ठीक है। जो दिगंबर जो थे वह किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते थे, दिगंबर जो थे वह वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है। अब प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये सही है, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित में चार वेदों में से कौन सा जादुई माया और वशीकरण के लिए जाना जाता था, बताइए जरा। अथर्ववेद। अथर्ववेद, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। बता निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में, ठीक है, समय सानी मतलब कंटेंट फ्लोरी नहीं था, मतलब समकालीन नहीं था, तो क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल मिलंद नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे या गौतम बुद्ध के मित्र की बात करेंगे प्रसेनजीत थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए प्रसेनजीत थे, बिल्कुल ठीक है। प्रसेनजीत ने अपने बहन का विवाह किया था बिंबिसार के साथ, बदले में कौन सा जगह दिया था इनको? वाराणसी का एक बड़ा सा मतलब प्रांत दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बिल्कुल वाराणसी, काशी दिया था, बिल्कुल ठीक है। और बिंबिसार का बेटा जो था, क्या नाम था? बिंबिसार का बेटा का अजात शत्रु, ठीक है। तो अजात शत्रु अपने मामा, तब अजात शत्रु और प्रसेनजीत के बीच में क्या मामा भांजा का रिश्ता लगेगा, लगेगा ना। तो तो इसके प्रसेनजीत के बेटी से मतलब अजात शत्रु ने शादी किया था, ठीक है, समझ गए ना। बिहार पढ़ाते तो सब क्लियर हो गया था, क्योंकि मतलब जब इसकी इसकी बहन जब मर गई, प्रसेनजीत की बहन जब मर गई, तो उसने मतलब जो काशी जो दिया था अपने जीजा को दिया था, वो काशी वापस लेना
चाहता था। छीन लिया। इस वजह से मतलब क्या अजातशत्रु ने क्या किया, परसेनजीत पे आक्रमण कर दिया, अपने मामा के गांव पे ही हमला कर दिया। इसके बाद में दोनों के बीच में समझौता होता है, बोलता है काशी रहने दो, लेकिन उसके बदले में बेटी से शादी करता है। और फिर मतलब अजातशत्रु को क्या मिल जाता है, काशी मतलब फिर से मिल जाता है। ठीक है, मिल तो इसका आंसर क्या होगा, मिलिंद होगा। ठीक है, मिलिंद और नागसेन के बीच का संवाद को क्या बोलते हैं, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिलिंद पन्हो कहते हैं, जो कि बौद्ध ग्रंथ है या फिर जैन ग्रंथ है। क्या है मिलिंद पन्हो, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ ठीक है। है, बौद्ध ग्रंथ है। इसमें मिलिंद के प्रश्न है और जवाब किसके हैं, मिलिंद के प्रश्न और जवाब किसके हैं, नागसेन। नागसेन के। नागार्जुन के। और ये बात की नागसेन। ग्रंथ कब का है, था दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, तो बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, दंती दुर्ग था। ठीक है, ध्यान में कौन थे, तो दांती। दंती दुर्ग था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर पूछे कि ये राष्ट्रकूट जो थे किसके, मतलब राष्ट्रकूट जो थे किसके सामंत थे, ठीक है, चालुक्य के थे। क्या थे, चालुक्य। चालुक्य के सामंत सामंत हुआ करते थे। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी, मानेखेत। मान्यखेत था। क्या था, मान्यखेत जो था इसकी मानेखेत। राजधानी थी। चलिए, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था, तक्षशिला किसके किस पाकिस्तान में पड़ता है तक्षशिला, आप अंदाजा लगा सकते हैं नई नदी से, सिंधु और बिल्कुल झेलम। सिंधु और झेलम के बीच में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तक्षशिला। अब बात करेंगे, तक्षशिला जो था बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, शिक्षा व्यवस्था के लिए जानी जाती थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के छात्र थे। कौन थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के छात्र, चाणक्य साहब की बात करेंगे तो तक्षशिला चंद्रगुप्त यूनिवर्सिटी के मौर्य। छात्र थे। ठीक है, बिल्कुल, मौर्य ने भी शिक्षा वहीं से ग्रहण की थी, मौर्य को भी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी चाणक्य वही। ने वहीं से शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य भी वहीं से शिक्षा ग्रहण किया था, चाणक्य वहाँ युद्ध के कला भी वहीं से शिक्षक थे, सीखी थी, अध्यापक। पढ़े भी थे वहीं से। ठीक है, प्राचीन काल में भारत के आक्रामकों के समय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका। यूनानी शक कुषाण। सबसे पहले यूनानी आए, फिर मतलब क्या आता यानी है, शक। यूनानी के बाद क्या आएगा, तो शक आते हैं, शक के बाद मतलब क्या आते हैं, कुषाण आते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, यूनानी शक के शक बाद और पल्लव, कुषाण पल्लव आते हैं। का ठीक है, कुषाण। बिल्कुल, हाँ ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान में आपको रखना है। कुषाण बहुत बाद में आते हैं, 45 ईस्वी के, मतलब ईस्वी की अंतिम शताब्दी में कुषाण आपको देखने को मिलता है। कुषाण जो थे यूची जनजाति से बिलोंग करते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, दक्षिण भारत में इच्छावुक शासक, ठीक है, बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, मतलब विरोध करने वाले थे। अब पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। बताइए क्या सही है, दूसरा सा इक्ष्वाकुक वंश का तो ये दिया था कुछ कुछ बनाने के लिए, बिहार वो ये सब। देखिए क्या है। हाँ ध्यान में रखना है। ऐसा मतलब इनके समय कुछ मतलब बौद्ध विहार वगैरह सबका निर्माण हुआ था दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये तो मतलब इनके विरोधी तो नहीं थे, लेकिन पूर्वी भारत के पाल शासक जो थे बौद्ध मत के समर्थक तो थे। ठीक है, लेकिन ये और भी धर्म सबको भी मतलब बढ़ावा देते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो दो सही है। पूनम तिवारी, ठीक है, उसके बाद बात कर रहा हूं अभि कुमार, उसका पिंकी कुमारी, ठीक है, SSR, और कौन है, याना अर्चना। आप लोग रेगुलर क्या नहीं रहते हैं, पढ़ाई ये मजाक नहीं है। ठीक है, नहीं, जब मेरा बोला थोड़ा जाता है आप इंग्लिश लोग को रेगुलर रहने के लिए तो रेगुलर रहिए। ठीक है, बीपीएससी देना है ना सितंबर में, जी, अब जिनका मेरा जॉब वगैरह यूनिवर्सिटी है में तो। थोड़ा पेपर हाँ, सबमिट क्या हुआ करने के यूनिवर्सिटी लिए में, तो पेपर सबमिट करने में दिन भर 9 बजे तक पेपर सबमिट होता है यूनिवर्सिटी में, 6 बजे तक मैक्सिमम खुला रहता है। जी, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसे हम नहीं कर पा रहे थे जान आना जाना। ठीक है, ये सब नहीं चलेगा बहानेबाजी, बीपीएससी बहानेबाजी नहीं सुनती है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंध है, बताइए। समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिए, किसके द्वारा इसकी की गई थी, रचना किसके द्वारा की गई थी इसका, इसको बोलते हरिसेन। हैं प्रशस्ति पत्र हरिसेन। बोलते हैं। ठीक है, उसका जो प्रशस्ति पत्र में क्या हरिसेन। होता था, राजा की प्रशंसा की जाती थी। किसकी प्रशंसा की जाती थी, राजा की प्रशंसा की जाती थी। इसकी रचना उसके दरबार में रहने वाला राज्य का भी जो था हरिसिंह। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ना प्रयाग प्रशस्ति में, तो यहाँ पे किसके बारे में जानकारी मिलती है, दो मुगल शासक के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, मुगल शासक का नाम क्या है, जहांगीर के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है कि कुछ ने बाद में लिखवा दिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे यहाँ पे बौद्धायन प्रमेय, ठीक है, किससे संबंधित है,
बौधायन प्रमेय किससे संबंधित है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई से, पाई के मान से, लघुगण की घटना से, फिर प्रशासन बंटन वर्ग से? लघुगण की घटना बताइए से। लघुगण क्या की होगा? घटना। क्या? सी। गलत है। पाई के मान से क्या? देखिए, बौधायन प्रमेय जो था हाँ। ना किससे संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका बौधायन प्रमेय समकोण त्रिभुज की भुजाओं के लंबाई से संबंधित है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, याद कीजिएगा। एक साथ सुलभ सूत्र था जहां पर गणितीय विधि थी, तो सुलभ सूत्र में किस प्रकार की गणितीय विधि तो बता सकते हैं? चिकित्सा। अरे यज्ञ के समय जो नहीं होता था, यज्ञ के समय जो नहीं बना, वेदी वगैरह नहीं बनाते थे, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी होगी नहीं होगी उसके बारे में जानकारी, ज्यामितीय, ठीक है, ज्यामितीय बारे में जानकारी दी सुलभ सूत्र में, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ठीक है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद जैन जाहिर सी धर्म बात है जैन का ही होगा, जैनिज्म का है, हाँ। ठीक है, ध्यान में, किसका है? जैनिज्म का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अनेकांतवाद को स्यादवाद भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? स्यादवाद। अब जैसे 2010 में प्रवेश किए ना, अब देखिए यूपीएससी का लेवल सडन बढ़ेगा, ठीक है। 10 के बाद इसका लेवल ना सीधे जंप होता है, ठीक है, 15 के बाद तो बाउंस करेगा, ठीक है। 10 तक पहले ठीक था, इसको स्यादवाद कहते हैं। देखिए आप जैसे ही पहुंचेंगे ना, 10 के बाद आया, ठीक है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है, ठीक है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है चित्रांकन, तो दूसरा चित्रांकन के बारे में गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान से आपको मिलता है? बाघ, एलोरा। एलोरा, लोमहस, या फिर कहां से मिलेगा? एलोरा की गुफा। बाघ की एलोरा। गुफा है, नहीं, बाघ, ठीक है, कहाँ पे है? बाघ की गुफा से, कहां से बाघ की मिलती है? गुफा। बाघ की गुफा। बाघ की गुफा किस राज्य में आपको दिखेगा? मध्य बाघ की है तो प्रदेश। गुफा मध्य कहाँ है? प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में ही बाघ की गुफा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर बात के अजंता की गुफा की आपने बताया, ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है से ठीक है, जैसा कि आपने बताया से गुप्तकालीन गुफाएं है, ठीक है, ध्यान में से रखेंगे। तो अजंता के निर्मित, अजंता में टोटल 20 गुफा है, ठीक है, अप्रोक्स में 20 गुफा है, उसमें से 16 और 17, ठीक है, कि 16 और 17 गुफाएं जो है गुप्तकालीन गुफा है। कितनी नंबर? 16 और 17 नंबर गुफा जो है गुप्त काल से है, ठीक है, ध्यान में, कितना? 16 और 17, ठीक है। नाथन ठीक है, बाघ में कितनी गुफाएं मिली है? तो बाघ में 9 गुफाएं मिली है। कितनी गुफाएं मिली है? बाघ में 9 गुफाएं मिली है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए 2011 की प्रश्न है। भारत में दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ अपने प्रारंभिक सांस्कृतिक संपर्क, ठीक है, तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी, माइक बंद कीजिए, बंगाल की खाड़ी के उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? या फिर एक बार क्वेश्चन को और से पढ़िए। पढ़िए ना। देखिए, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या फिर व्याख्याएं हो सकती हैं? मतलब एक से अधिक विषय है। तो यहाँ पे बात करेंगे, प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी, सही है, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण किया, ये भी सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस संबंध में ये स्टेटमेंट, जबकि दूसरा बंगाल की खाड़ी में चलने वाले मानसून हवाओं ने समुद्री यात्रा को सुगम बना दिया, तो ये फायदा अरबों को किया था। अरब का एक यात्री था जिसका नाम था, क्या नाम था, जिसने मानसून रूट निकाला था, क्या नाम था उसका? अल हिप्पालस। मसूदी, वेरी गुड, ठीक है, अल मसूदी, नहीं अल मसूदी, अल हाँ तो मसूदी ने हाँ तो मानसून को उसने निकाला से, अगर भारत की अरब तरफ जाए ना। आएगा तो बंगाल की खाड़ी से। हाँ तो अरब मतलब आ वो रहा है मुख्य तो रूप से, उसको बंगाल की खाड़ी से मतलब नहीं रहेगा ना, अरब सागर की तरफ सुन से के आएगा वो। अरब सागर से आएगा, ठीक है, लेकिन उसने मानसून को अल मसूदी ने ढूंढा। भारत के साथ व्यापार करने में मानसून का बहुत बड़ा रोल था, ये अरबों ने ढूंढ के निकाला है, ठीक है। हाँ, लेकिन बंगाल की खाड़ी से उसका रोल नहीं होगा। बंगाल की खाड़ी से किससे होगा? अरब सागर से होगा कि और बंगाल की खाड़ी से हिप्पालस होगा? का जो बताया ना, वो पहली बार मानसून का वो खोज किया था 45 एडी में, वो है हिप्पालस। तो मानसून के तो अल मसूदी ही लेता है।
मतलब भारतीय मानसून का। हम्म। और जिससे जहाज यात्रा भी सुगम हो गया था अरबों के लिए। हाँ, ठीक है। जैसे कि इससे भारत में मैथमेटिक्स या फिर जो भी विद्या का जो खोज हुआ वो भारतीयों ने नहीं फैलाया, भारत की विद्या को खोज अरबों ने मतलब यूरोप में जाके फैलाया। ठीक है, मतलब भारत से अरब ने उसको एब्जॉर्व किया और अरबों ने जाके उसको सभी जगह पे मतलब क्या किया, फैला दिया। ठीक है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसने किया, बताइए। सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, या फिर सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बताइए। आत्मा। जैन धर्म में तो आत्मा पता नहीं। विधान तो नहीं मानते थे वो लोग, विधान और आस्था में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, हाँ, सत्य और मतलब आत्मा में हो सकता था, तो सार्वभौमिक आत्मा से। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। ठीक है, चलिए आप चलते 82 नंबर क्वेश्चन, बनाइए 82 नंबर क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौलिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। क्या यह स्टेटमेंट सही है? सभी लोग बताइए। भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, क्या यह स्टेटमेंट सही? कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही। वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, मतलब धर्मों के चीजें तो उपस्थित थी, लेकिन ऐसा नहीं कि समाज पे बहुत गहरा प्रभाव था, ऐसा कुछ नहीं आपको देखने को मिलता, क्योंकि मंदिर वगैरह का साक्ष्य वगैरह कुछ नहीं मिला है। ठीक है, कपास से वो लोग वस्त्र बनाना जानते थे, ध्यान रखें। बटन वगैरह भी जानते थे लोग बनाना। बटन मुख्यतः किससे बनाया जाता? सीप से बनाया जाता था। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। रीत मूल, आज रीत के बारे में तो आप लोगों को पढ़ा है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उससे अंतर्निहित सारे तत्वों और क्रियाकलापों को संचालित करता है। बताइए क्या होगा? दोनों सही सर। बिल्कुल, बहुत स्टेटमेंट आर क्या ट्रू। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, प्राचीन काल में भारत की, माइक किनका इको कर रहा है? बंद कर लीजिए माइक। ठीक है, प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम सती ईस्वी के विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सती ईस्वी के प्रारंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हुआ। ठीक है, ये किसने किया था? सबसे पहले सर्जरी करके किसने दिखाया था? सुश्रुत ने। किसने? सुश्रुत ने। ठीक है, 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्यामिति का सिद्धांत दिया। कोण के ज्यामिति का जया का सिद्धांत दिया। ठीक है, और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत क्या था? बता रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका आंसर लिया है। ठीक है, इसका आंसर लिया 1 3 4। ठीक है, कौन सा आंसर लिया? 1 3 4, मतलब ये दूसरा गलत है। ठीक है, तीसरी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में, ठीक है, मानव शरीर के, ठीक है, आंतरिक अंगों का प्रत्यापन नहीं होता। ये सुश्रुत जो था किस काल का था? वो किस काल का था सुश्रुत? गुप्ता पीरियड का था ना वो? नहीं, सुश्रुत का संबंध गुप्त काल से। गुप्त काल से। गुप्त काल का पीरियड कब से कब तक है? गुप्त काल कब आएगा? चौथी शताब्दी शुरू होगा। 200। गुप्त काल जो आता है आपका 220 240 में गद्दी बैठा। 220 में, 320 में स्थापना हुई थी ना। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त काल की स्थापना 320 में की थी, 320 में। मतलब वास्तविक शासक वही था, मतलब उससे पहले तो श्री गुप्त ने नींव रखती थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक शासक माना जाता, मतलब 300 के आसपास समझिए ना। तो ये तो ईसा पूर्व तो होगा नहीं, क्योंकि सुश्रुत तो गुप्त काल से आई थिंक मुझे लगता संबंधित है, गुप्त काल से ही होगा, तो गलत हो गया। चलिए 85 नंबर प्रश्न पढ़िए। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों को समान रूप से विद्वान था? बताइए। तप और भोग के प्रति अति परिहार था, दोनों में कॉमन, दोनों में था क्या? नहीं।
नहीं था। देखिए अति अति परिहार नहीं था, ठीक है, अति परिहार नहीं था। हम्म, ये जो ज्यादा ही अहिंसा पे बल देता था, जैनिज्म ज्यादा अहिंसा पे बल देता था कि बौद्धिज्म ज्यादा अहिंसा पे बल देता था? जे हाँ, बुद्धिज्म ज्यादा अहिंसा पे बल देता जैन था। जैन जैनिज्म। वाला देता था, ठीक है, जैन वाला ज्यादा जैन। अहिंसा पे। ये लोग मरने का भी अजीब सा तरीका निकल रखा था, मतलब ना, मतलब क्या बोल, खाना पीना छोड़ के संलेखना मेथड से मरना। तो पर बहुत अति की बात करेंगे ना तो जैनिज्म है। इसमें इतना ज्यादा ना, मतलब अहिंसा की बात की गई थी ना कि कृषक को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। वेद प्रणायन के प्रति अनास्था इसने भी दिखाया, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध इसने भी किया, ठीक है। तो दोनों सही है, बाकी पहला गलत है। तप और भोग था दोनों में, ठीक है, लेकिन अति का परिहार था, ठीक। अति जो था जैनिज्म में था, बौद्धिज्म में नहीं। नागा, द्रविड़ और बेसर क्या है, तो ये तो बता ही देंगे, आसान क्वेश्चन है, बता ही दीजिए क्या आंसर होगा। क्या है, सी आसान होगा, है, भारतीय क्या आंसर मंदिर होगा? वास्तु की 3 मुख्य बिल्कुल, भारतीय शैली। मंदिर भारतीय वास्तु मंदिर तीन प्रमुख वास्तु की शैलियाँ 3 प्रमुख शैलियां है, नागर द्रविड़। द्रविड़ और बेसर को नागर और द्रविड़ को मिलाने पे क्या बनता था? वेसर बंधु मथुरा। बेसर बनता था। नागर कहाँ पे, तो नॉर्थ इंडिया में। और द्रविड़ कहाँ पे पॉपुलर था? उत्तरी भारत, साउथ इंडिया में। दक्षिणी अरे भारत। द्रविड़ साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। अगर बात करेंगे बेसर शैली मध्य भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में ज्यादातर आपको पॉपुलर आपको देखने को मिले। नागर शैली उत्तर में, बेसर की बात करेंगे मध्य में, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर हो गया, ठीक है, यहाँ पे दक्षिण हो गया, बीच में मान लीजिए मध्य हो गया, तो मध्य में उत्तर का भी फर्क पड़ेगा, दक्षिण का भी फर्क पड़ेगा, तो बीच में बेसर हो जाएगा, ठीक है। ये दक्षिण में क्या होगा, दक्षिण में क्या हो जाएगा, तो द्राविड हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर, तो बेसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये किसका प्रतीक है? देखेंगे, मार पर दृष्टि रखने वाले अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, जबकि मार के प्रलोभनों के बावजूद, ठीक है, अपनी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सुनिश्चितता और मतलब शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ठीक है, यही ऑप्शन सही है, ठीक है। मतलब इनका जो मूर्ति जो भूमि स्पर्श मुद्रा में है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? पूर्व वैदिक आर्य मतलब ऋग वैदिक समय की बात हो रही है, पूर्व वैदिक की बात हो रही है, उत्तर वैदिक की नहीं, बताइए। और यज्ञ। ये प्राकृतिक पूजक थे और यज्ञ करते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हम्म। बाद में जाके मूर्ति पूजक हो जाएंगे। बताइए 89 नंबर प्रश्न को पढ़िए। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रत्येक श्रेणी, ठीक है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की केंद्रीय प्राधिकरण के साथ साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। बताइए क्या है? सारे स्टेटमेंट पढ़ना है, ध्यान से बताने हैं। सही है क्या? प्रत्येक श्रेणी राज्य नहीं, तीसरा तो सही है। इसमें सही केवल 2 और 3 है, पहला गलत है, ठीक है। मतलब श्रेणी ही वेतन काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। मजदूरी, कार्य के नियम, मानक एवं कीमतें गिल्ड एवं व्यापारी दो के वर्ग के द्वारा तय किया जाता था। गिल्ड के पास अपने सदस्यों के ऊपर न्यायिक अधिकार होते थे, सही है, बल्कि राजा का नहीं होता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब एक ग्रुप होता था, जैसे मान लो किसी का व्यापारी समूह का ग्रुप हो गया, किसी सोनेकार का ग्रुप हो गया, किसी और मतलब व्यापारी समूह का ग्रुप, तो वो खुद ही अपना नियम बनाते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ शैल्य चित्र बौद्ध मंदिर गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? तो आसान प्रश्न है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या होगा? चैत्य जो होता था पूजा स्थल होता था, जबकि विहार क्या होता और था? बिहार भिक्षुओं का बौद्ध निवास भिक्षुओं का होता है। निवास का स्थान दीन होता था, माधव इससे भी बिहार का नाम पड़ गया था, निवास ठीक है। स्थान। जी सर। बिल्कुल। 91 नंबर क्वेश्चन पर ये भारत के दार्शनिक विचार, ठीक है, भारत के दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य दर्शन के बारे में बताना है। सांख्य आत्मा के पुण्य जन्म तथा स्थानांतर के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। सांख्य का मानना है कि आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति की ओर ले जाता है, किसी बाहरी प्रभाव या घटक नहीं है, ठीक है। पहले सबसे पहले हमको बताइए सांख्य दर्शन के, ठीक है, प्रवर्तक का नाम क्या था? कपिल मुनि। कपिल मुनि, ठीक है। बताइए आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा?
सांख्य दूसरा आत्मा सही के है। पुनर्जन्म स्थानांतरण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, करता है। ठीक है, ये करता है, ये दूसरा गलत है, और ये वाला क्या है, सही है। ठीक है, कुछ दिन तक महावीर स्वामी ने सांख्य दर्शन की श्रृंखला ली थी। किससे ली थी सांख्य दर्शन की श्रृंखला महावीर स्वामी ने? क्या पुत्र गोसाल, नहीं हम्म, क्या नाम था उसका, वो तो आजीवक सांख्य दर्शन, नहीं सर 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 सॉरी गलत बता दिया। महावीर ने इसने ली थी, अलार कलाम ने, सर अलार कलाम से किसने शिक्षा लिया था? बुद्ध ने बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की बात होगी। बुद्ध ने लार के साथ सांख्य दर्शन के थे, ये सांख्य दर्शन के थे। हाँ ठीक है, इनसे मतलब हाँ गौतम बुद्ध सांख्य ने शिक्षा ली थी। ठीक है, और मैंने जो बताया ना मखलीपुत्र गोसाल जो था वो अकाली पुत्र आजीवक का था। गोसाल ठीक है, ध्यान, आजीवक उसका संप्रदाय का मतभेद हो गया प्रवर्तक। था। ठीक है, वो किससे हो गया था? महावीर स्वामी का शिष्य हुआ करता था, लेकिन मतभेद हो जाने के बाद उसने अपना आजीवक का एक नया महावीर संप्रदाय स्वामी बना लिया। ठीक है, और दोनों की सहमति नहीं थी। निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये तो बता ही देंगे आप लोग। अरे बोल दिया बता देंगे तो बता दीजिए। बौद्ध मत में निर्वाण की तृष्ण रूपी अग्नि का समान, मतलब किसे, एक तो ऐसा मतलब पहला ही होगा। तृष्ण रूपी, तृष्णा रूपी अग्नि का समान, मतलब किसे, मतलब क्या, आत्मा पे इच्छा वगैरह सबका मतलब क्या हो जाना, समाप्त हो जाना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे निर्वाण नहीं होता, जब तृष्णा रूपी अग्नि का समन हो जाता हो तो मोक्ष का प्राप्त हो जाता है, मतलब उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए बताए 90। तृष्णा का मतलब क्या, इच्छा, इच्छा का समाप्त हो जाना, मर जाना, खत्म हो जाना, मोह माया समाप्त हो जाना, तृष्णा रूपी अग्नि का समन उसी को बोलते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन नीचे वाला पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जिनको इंग्लिश चाहिए दिया हुआ इंग्लिश वर्जन में। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन भी आप लोग देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण कर? उनके विशाल बड़ा मंदिर होते थे, गलत है। देवी देवता दोनों की पूजा करते, सही है। वह युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, गलत है। तो केवल कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। कौन समझ गए भाई, घोड़ा था ही नहीं। ठीक है, विशाल महल और मंदिर तो होते ही नहीं थे। बताइए 94 नंबर क्वेश्चन बढ़ पढ़िए। पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपचर्या है। और दूसरा की बात करेंगे, प्रत्येक वस्तु में चाहे सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य उसका अंत करना चाहिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही सही है? तीनों सही है। तो सारे के सारे सही है। कर्म आत्मा का विनाशक और उसका अवश्य अंत करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वस्तु में चाहे सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। और इधर आपका क्या था स्टेटमेंट, इधर आपका क्या था, तो कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है? तपश्चर्या है। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है, कुछ भी गलत इसमें नहीं है। 95 नंबर पर प्रश्न देखिए, कर्म को आत्मा का विनाशक माना गया है जैन धर्म में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कर्म अत्यंत सूक्ष्म है और आत्मा को प्रभावित भी करता है, आत्मा को कलुषित भी करता है। कर्म के आधार पर जीव अपना अगला जन्म प्राप्त करता है। ठीक है, जैन धर्म का यह भी मानना है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। तभी जैन धर्म के लोग किसी भी प्रकार की प्राणी की हत्या नहीं करते थे, चाहे वो चींटी ही क्यों नहीं हो। इसलिए जैनियों को देखिएगा, आगे आगे चलते रहेंगे और झाड़ू मारते रहते हैं, मतलब कोई जानवर जो है सो मतलब चीप न जानवर में। कृषक जो थे उनको भी शामिल होने से मना किया। भोजन सूरज डूबने से पहले ही मतलब क्या करते थे वो लोग, भोजन कर लेते थे। ठीक है, अंधेरा में भोजन नहीं करते थे, कभी कभी तो एक ही बार भोजन करते थे। भारतीय शिला वस्तु की इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बादामी की गुफाएं भारत के प्राचीनतम अवशिष्ट शल्यकृत गुफाएं हैं। बराबर की शल्यकृत गुफाएं का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मूलतः जीविकाओं के लिए बनवाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। बताइए कौन सही है? ये अभी का बहुत ध्यान से बनाए, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा आपसे। ये बादामी की गुफा भारत का प्राचीनतम गुफा तो कभी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एलोरा की गुफा भारत की प्राचीनतम गुफा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बराबर की शल्यकृत गुफा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आजीविका के लिए नहीं बना, अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोक और उसका पुत्र दशरथ के द्वारा। ठीक है, अशोक और उसका पौत्र, तो उनका सर नाम जो क्या था? एमपी का गुफा नहीं ना, एमपी में जो गुफा है, कौन सा गुफा है वो? बाघ। इसमें लोग रहते थे ना? नहीं, बाघ की इसमें गुफा लोग रहते थे। एमपी में, मध्य प्रदेश में कौन गुफा है उसका? मध्य प्रदेश में भी है। होशंगाबाद में। हाँ है, क्या नाम है उसका? नहीं
सर तो वो उत्तर सबसे प्रदेश में पुराना कौन नहीं सा हो गुफा है? सकता, वो तो मध्य प्रदेश भीमबेटका है। मध्य प्रदेश में। भीमबेटका, हाँ, हाँ भीमबेटका भीमबेटका, वो भी ठीक तो है है ना। भीमबेटका। तो तो वो सबसे भीमबेटका की पुराना नहीं गुफा है होगा। वो, हाँ ठीक। और तो पाषाण कालीन ही है, ठीक है, लेकिन वो किसी शासन वंश वगैरह का नहीं बनाएगा, वो तो मतलब गुफा, मतलब प्राकृतिक गुफा है, ठीक है, मतलब उसका कोई पर्पस से नहीं नवपाषाण काल बनाएगा का उसको, है, कौन मध्य बनाने के, पाषाण हाँ काल या बहुत पहले का है। नवपाषाण काल। वो तो वहां पे मतलब तो वहां वो पे फिर आधुनिक वास्तुकला में मानव नहीं थोड़ी आएगा ना ना। रहते थे। वास्तुकला में वो नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं। वास्तुकला मतलब समझिए इसे, मतलब किसी के द्वारा उसका निर्माण करवाया किसी पर्पस के लिए, तो आदि मानव उसमें रहते थे। और उन्होंने चित्र वगैरह अजीब सा, उसमें भी चित्र है, लेकिन उसमें चित्र कैसा है, लाइन उन खींचा हुआ है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को दौड़ रहा है, वो है, ठीक है, तो वो तो बहुत पहले का है। एलोरा की गुफा विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई, जैन जैन बौद्ध सनातन सबसे संबंधित है, ठीक है। तो केवल ये स्टेटमेंट से बराबर की गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नहीं, गलत है, ठीक है। जी बादामी की गुफा है भारत की प्राचीनतम अपशिष्ट, ठीक है। शैलकृत गुफा, ये भी गलत है। तो केवल कौन सा, ये तीन सही है। चलिए आप पढ़िए ये 96 नंबर, देखिए, देख रहे हैं जैसे जैसे प्रवेश कर रहे हैं थोड़ा दूर में लेवल टफ होते जा रहा है। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री वान चुआंग, जिसको ह्वेन ने तत्कालीन भारत में सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ह्वेन ने कहाँ के निवासियों को समृद्ध बताया था? मध्य प्रदेश के निवासी को, उत्तर प्रदेश के निवासी के, बिहार के निवासी को, या फिर तक्षशिला के निवासी, कहाँ मगध के निवासी को समृद्ध बताया था? देश के मगध का। हाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सही है, ठीक है, मगध उगध नहीं होगा, ठीक है। भारत की यात्रा करने के लिए चीनी यात्री ह्वेन सांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया है, इस संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित है। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न, अग्नि जल एवं विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के लिए निर्णय के साधन पे मर जाएगा पहला ही। व्यापारियों को नौ घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। बताइए तीनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वन और तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक तो गलत होगा सर। हम्म, एक ये शुल्क देना पड़ता था, ये सही है। एक तो गलत होगा, 2 3 सही होगा। 1 और 3 सही है, क्योंकि दूसरा अब कैसे जल सही है परीक्षण में दूसरा भी, ठीक है, दूसरा भी सही है, होता था। देखा तो अपराधों था के तो लिए दंड का प्रश्न था, उसमें क्या होता, नाक काट लेते थे, कान काट लेते थे, ठीक है, हाथ काट देते थे। सत्य परीक्षा के लिए ना अग्नि जल में विष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। छोटे अपराध के लिए जुर्माना भरना पड़ता है, लेकिन सड़क और नदी मार्ग पूरी तरह से लूट मार से सुरक्षित नहीं थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी इस दोनों स्टेटमेंट सही है। इंसान खुद 2 बार लूटा गया था। हाँ, ह्वेनसांग को वो भी इंसान लूटा गया था, यहाँ तक कि को ह्वेनसांग खुद लूटा भी गया। और यहाँ से साथ कुछ ले जा रहा था ना, क्या बोलते हैं, पांडुलिपि वगैरह ले रहा था, तो उसको भी लूट लिया, उसको जहाज को भी डुबा दिया गया था, नाव को भी डुबा दिया था उसका, इसको भी लूटा गया था, बिल्कुल सही बताया। चलिए आगे चलेंगे, 97 नंबर प्रश्न, देखिए कितना बड़ा मिला, ठीक है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कृत एवं नाट्य सर कला की एक क्वेश्चन बड़ा मुद्रा होगा, जिसे, आंसर छोटा होगा। इसका यही टेक्निक है। हाँ क्वेश्चन बिल्कुल बड़ा नहीं बिल्कुल आंसर छोटा बिल्कुल, होगा। हाँ देखेंगे देखने में भारत के बहुत कहाँ से सांस्कृतिक पढ़े इतिहास के जाओगे। संदर्भ में नित्य, मजा आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात के नृत्य एवं सर नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल में आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? ठीक है, एक पांव मोड़ा जाता था और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा वक्रीय मुद्रा में होती थी। मुख्य अभिव्यंजनाएं हस्त मुद्राएं एवं आस आस सज्जा कतिपय महाकाव्य तथा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्ति करने के लिए संयोजित की जाती थी। देह मुख एवं हस्तों का गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्ति करने अथवा, ठीक है, कथा कहने के लिए किया जाता था। प्रेम एवं श्रृंगार की अनुभूतियों को अभिव्यक्ति करने के लिए मंद स्फीति, ठीक है, थोड़ी वक्र कटी एवं कतिपय हस्त मुद्राओं पे बल दिया जाता था। मारिए कौन सा लग रहा है आप लोगों को सही? त्रिभंग है तो दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा अपने आप। बी नंबर। नहीं, और कोई आदमी? सी। सी सर। एक सही है। एक पांव मोड़ा जाता था, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा वक्रीय मुद्रा में होती थी, उसको त्रिभंग कहते थे, ठीक है। गलत बता दिए हम, इसका आंसर चेक कीजिए, एक मिनट एक मिनट। नहीं नहीं, बी सही है, ठीक है, सॉरी सॉरी, बी सही है, ठीक है। बी की ए,
सी सर, हमको तो सी लग रहा है। ऐसे ग्रीवावस्था में कृष्ण जी का मूर्ति देखने को मिलता था सर। ए सही है, सॉरी ए सही यही था, सही ठीक है। होगा। क्या बी सही लग है? ए रहा सही है, है, ठीक। बी। नहीं ये नहीं, हम सही चेक है। कर लिए आंसर, हमको भी डाउट लग रहा था ए सही है, ठीक है। आंसर हम तो चेक सर कर एग्जाम लिए, में ठीक छोड़ है, के यही आएंगे, सही है। एग्जाम में छोड़ देंगे, मुझे बताएंगे। बड़ा इसलिए, चलिए ये नहीं छोड़िएगा, चलिए। निम्नलिखित ऐतिहासिक और स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी का मंदिर, सांची का स्तूप। इनमें से कौन सा स्थल भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? तो बन जाएगा ये क्वेश्चन, ये तो नहीं छोड़ के आएंगे। अजंता की गुफाएं तो 100% दीवार श्योर है। अब दो दीवार या तीन डिजाइन में है। से कौन लग रहा है बताइए। अजंता और लेपाक्षी। एक आ दो दोनों सही है, ठीक है। लेपाक्षी सही है, ठीक है। ठीक है ना। लेपाक्षी भी सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये बाकी है कहाँ से? धनसिल लेपाक्षी वाला का है क्या कहाँ है? ये बात? लेपाक्षी कहाँ पे? लेपाक्षी इसका निर्माण आई थिंक मुझे तक जहां ध्यान, विजयनगर के शासकों के द्वारा करवाया गया था। एक बार चेक कीजिएगा जरा गूगल पे, लेपाक्षी वाला। विजयनगर के शासकों ने इसका निर्माण किया था। एक कोई आदमी गूगल कीजिए तो। विजयनगर में था क्या ये? साउथ में ही है जहां तक मुझे मंदिर है। ये भित्ति चित्रकला के लिए जाना था, विजयनगर में ही होना चाहिए, साउथ में। एक बार चेक करके बताइए लेपाक्षी मंदिर। चलिए आगे चलते हैं। आज का 2 प्रश्न इसमें चेक कीजिए कोई आदमी। चलिए, भारतीय इतिहास की कला और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करें। मूर्ति कला एक प्रसिद्ध कार्य। कई लोगों के साथ बुद्ध, क्या मिलाना है यार? अच्छा, इधर मिलाना है। लेपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश में दिखा रहा है। हाँ तो वही विजयनगर के आसपास होगा। विजयनगर के शासक का कुछ रोल था उसमें। हु बिल्ट लेपाक्षी टेम्पल? सर्च कीजिए, मिलाइए इसको, क्या होगा? नहीं, गलत है। कई लोगों के हाँ, साथ विजयनगर का बुद्ध ने। था उसमें रोल। हाँ विजयनगर से जुड़ा ठीक है, हुआ है। कोई मुझे याद नहीं। कई लोगों के साथ बुद्ध महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिकृति, जिसमें ऊपर कई दिव्य संगीतकारों व नीचे कई अनुयायियों का दुखद आकृतियां की बात करेंगे। अजंता में है। देवी पृथ्वी की गहरी और विश्रृंखला जल से बचाते हुए चट्टान पर उकेरी गई विष्णु की 12 अवतार का एक प्रतिमा माउंट आबू में है। अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण विशाल शिलाखंड की सतह गढ़ी गई मामल्लपुरम में है। कौन सही बताइए? एक तो ये सही वाला है। गलत है, ठीक है। देवी पृथ्वी की श्रृंखला जल से बचाते हुए चट्टान पे उकेरी गई विष्णु की 12 अवतार की एक विशाल प्रतिमा, ठीक है, माउंट आबू में नहीं है। माउंट आबू का मूर्ति किससे संबंधित है? माउंट आबू का मूर्ति किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। हाँ, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जैन धर्म में किसका है? नाम क्या है जैन धर्म में जिसका? नहीं तो नाम याद नहीं, नाम किसका है? लेकिन ये जैन धर्म से, विष्णु से नहीं। बाकी ये सही है, ये सही है, ठीक है, 1-3 सही है। चले, ताबो मठ कहाँ पे पड़ता है बताइए? ताबो मठ हिमाचल प्रदेश। स्पीति घाटी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, एचपी में, ठीक है। ताबो जास्कर लहोत्सव लखांग मंदिर नको जास्कर में है क्या ये? लद्दाख में है ना, लद्दाख। लद्दाख में होगा। अलवी मंदिर संकुल ये कहाँ पे है? ये लद्दाख। ये भी लद्दाख है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये लहात्सो लिखांग मंदिर नको कहाँ पे है? ठीक है, ये आपका एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में। ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में, ये भी हिमाचल प्रदेश में। अलवी मंदिर संकुल की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेगा। ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। अलची मंदिर संकुल। तो आज का 100 प्रश्न हो गया। कितना इसमें बचा? ये बौद्ध बौद्ध का सब है ना, क्या मोनेस्ट्री कहते हैं सबको, मोनेस्ट्री है सब। हाँ, सब मोनेस्ट्री, सारे के सारे मठ है, ठीक है। चलिए, तो आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट आज हमारा हो गया। कल जो है हम लोग कितना देखेंगे, तो कल हम लोग बाकी का जो प्रश्न है कि सो देखेंगे। तो अभी तक